जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के दो महत्वपूर्ण कारण के बारे में इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। आज की इस क्लास में हम जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के तीसरे महत्वपूर्ण कारण के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के अप्रोच से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ईसा पूर्व 500 के आसपास हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में ईसा पूर्व 500 के आसपास हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में शहरों का उदय हुआ। उत्तर पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में शहरों का उदय हुआ ईसा पूर्व 500 के आसपास। अब इन शहरों के उदय होने के पीछे का क्या कारण है? इन शहरों के उदय होने के पीछे का कारण है नई कृषि अर्थव्यवस्था का विकास। क्योंकि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मैदानी क्षेत्र होने के कारण मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के होने के कारण, और दूसरा लोहे के हल के उपयोग के कारण जो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के घने जंगल थे उनकी सफाई करने में मदद मिली। लोहे के हल के उपयोग के कारण जो उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत जो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, इस क्षेत्र में जो घने जंगल थे, लोहे के हल के उपयोग के कारण इन घने जंगलों की सफाई करने में मदद मिली। जब बड़ी संख्या में इन घने जंगलों की सफाई की गई तो इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। जब कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, कृषि क्षेत्र का जब विस्तार हुआ, कृषि क्षेत्र के विस्तार होने के कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा। तो जब कृषि का उत्पादन बढ़ा तो इससे व्यापार भी बढ़ा। इन कृषि के उत्पादन में जो वृद्धि हुई, कृषि के उत्पादन के बढ़ने के कारण व्यापार में वृद्धि हुई, और इसने शहरों के विकास के लिए एक पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो ईसा पूर्व 500 के आसपास उत्तर पूर्वी भारत में शहरों के विकास के पीछे का क्या कारण है? नई कृषि अर्थव्यवस्था का विकास। नई कृषि अर्थव्यवस्था के विकास होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, मैदानी क्षेत्र है, और उसी टाइम जो लोगों को लोहे के हल के उपयोग, लोहे के उपयोग की जानकारी लोगों को जब हो गई तो उस लोहे के उपयोग की जानकारी होने के कारण मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो घने जंगल थे उसकी सफाई में मदद मिली। तो जब मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र की सफाई में मदद मिली तो इससे जो कृषि का क्षेत्र था उस कृषि का क्षेत्र विस्तार हुआ, और कृषि के क्षेत्र के विस्तार होने के कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा। कृषि के उत्पादन में वृद्धि के कारण व्यापार में वृद्धि हुई, और व्यापार बढ़ने के कारण जो है शहरों का विकास हुआ। इन शहरों में कौन कौन से आते हैं? उदाहरण के लिए हम इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है, वाराणसी, वैशाली जो उत्तर बिहार में स्थित है, चिरंद जो सारण जिले में स्थित है, बोध गया में ताराडीह। बोध गया कहाँ पे? बिहार में है। बोध गया कहाँ पे? बिहार में स्थित है। बोध गया में ताराडीह। पाटलिपुत्र भी बिहार में स्थित है। राजगीर ये भी बिहार में स्थित है, और भागलपुर जिले में चंपा का नाम लिया जा सकता है। तो ये उन शहरों के नाम हैं जिनका विकास उत्तर पूर्वी भारत में इन शहरों का विकास हुआ। तो इन शहरों के विकास का क्या कारण है, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो उत्तर पूर्वी भारत में यानी मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो शहरों का विकास हो रहा है, तो इन शहरों के विकास ने कैसे जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि को तैयार किया। यानी कैसे ये जो शहरों का विकास उत्तर पूर्वी भारत में जो शहरों का विकास, ये कैसे जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण बना, इसी पॉइंट का एनालिसिस हम करें। यही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिएगा। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का संबंध इन शहरों से था। तो यहाँ पे जितने शहरों का उत्तर पूर्वी भारत के जिन शहरों का अभी हमने नाम लिया है, इन सभी शहरों का संबंध किससे था? महावीर और गौतम बुद्ध से था। महावीर और गौतम बुद्ध का
इन शहरों से संबंध था, दोनों का संबंध इन शहरों से था। किन शहरों का? जो जिन शहरों का नाम अभी हमने आपको इससे पहले भी जो लिया है। इन शहरों में कई कारीगर और व्यापारी काम करते थे। इन शहरों की विशेषता क्या थी? इन शहरों की विशेषता क्या थी कि इन शहरों में व्यापारी और कारीगर काम करते थे जिन्होंने पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल किया। इन शहरों की क्या विशेषता थी? इन शहरों में व्यापारी और कई कारीगर काम करते थे जिन्होंने पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल किया। जिन्होंने पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल किया, तो फर्स्ट टाइम सिक्कों का जो इस्तेमाल है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और किस टाइमलाइन पे? ईसा पूर्व 500 के आसपास, जब शहरों का विकास इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। इन शहरों की क्या विशेषता है? इन शहरों में व्यापारी और कई कारीगर, इन शहरों में व्यापारी और कई कारीगर। कारीगर क्या होता है? जैसे जो रथ का निर्माण कर रहा है, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, जो लोहे के उपकरण बना रहा है, जो तांबे की कई वस्तुएं बना रहा है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कारीगर बोलते हैं। तो इन शहरों की क्या विशेषता थी? इसमें कौन थे? व्यापारी काम करते थे, कारीगर काम करते थे जिन्होंने पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल किया। फर्स्ट टाइम जिन्होंने पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल किया। प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में फर्स्ट टाइम सिक्कों का इस्तेमाल कब देखने को मिलता है? ईसा पूर्व 500 के आसपास। किन क्षेत्रों में? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। प्राचीनतम सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से संबंधित हैं और वे यानी ईसा पूर्व 500 के आसपास। इनकी टाइमलाइन का, इन सिक्कों की टाइमलाइन क्या है? ईसा पूर्व 500। जिन्हें हम पंच चिन्हित, वे समानता पंच चिन्हित प्रकार के थे। ये इन सिक्कों की क्या विशेषता थी? ये पंच चिन्हित प्रकार के थे। पंच चिन्हित प्रकार के थे। इनका प्रसार पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। इन सिक्कों का प्रसार पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। इन सिक्कों का प्रसार पहली बार कहां पे हुआ? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ, यानी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ये पॉइंट हमने इससे पहले डिस्कस किया। सिक्कों के इस्तेमाल से अब हम देखते हैं कि ये जो इन शहरों की विशेषता है, यहाँ पे जो व्यापारी कारीगर काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको सिक्कों का प्रचलन भारत के इतिहास में पहली बार फर्स्ट टाइम सिक्कों का प्रचलन आपको भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ईसा पूर्व 500 के आसपास सिक्कों के इस्तेमाल ने स्वाभाविक रूप से व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया। इन सिक्कों के इस्तेमाल करने से क्या फायदा हुआ? इन सिक्कों के इस्तेमाल के इस्तेमाल से व्यापार और वाणिज्य, इन सिक्कों के इस्तेमाल ने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया। सिक्कों के इस्तेमाल ने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया, जिससे जो तीसरा वर्ड जिसको वैश्य कहते हैं, उसका महत्व बढ़ गया। तीसरा वर्ड कौन था? वैश्य। और इस वैश्य का महत्व बढ़ा। वैश्य में कौन आता है? कृषक आते हैं, व्यापारी आते हैं, कारीगर आते हैं। तीसरा वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो तीसरा वर्ण है उसको हम वैश्य के नाम से जानते हैं। इन वैश्य में कौन कौन आता है? कृषक आता है, व्यापारी आता है, कारीगर आता है। जब कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे व्यापार में वृद्धि हुआ, और जब व्यापार में वृद्धि हुआ और सिक्कों के प्रचलन के कारण ये जो तीसरा वर्ण है, यानी वैश्य, जिसमें कृषक है, व्यापारी है, कारीगर है, इनका महत्व बढ़ गया। जब समाज में इनका महत्व बढ़ गया, क्योंकि सिक्कों के प्रचलन से, क्योंकि जो सिक्के का प्रचलन कैसे व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया। तो जो सिक्का क्या होता है? काफी तरल होता है। मतलब आपको किसी वस्तु की जरूरत है, और अगर जिस वस्तु को आपको जरूरत है, अगर आप दूसरे से लेने जा रहे हो, अगर आप उसके बदले में कोई वस्तु दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो वस्तु आपका ले लेगा। लेकिन अगर आप उसको सिक्का दे रहे हैं, तो उसको क्या करेगा? ले लेगा। वो काफी तरल होता है। उसको आप आपको किसी वस्तु को परचेज करने में आपको कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। जबकि जो वस्तुओं का लेन देन होता है, तो वस्तुओं के लेन देन में कठिनाई होती है। जरूर नहीं कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप दूसरी वस्तु दे रहे हैं, वो उस वस्तु को लेने की इच्छुक है कि नहीं है। तो जो सिक्के का प्रचलन था, सिक्के के प्रचलन ने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया, जिससे जो तीसरा वर्ड वैश्य है, जिसमें कृषक आते हैं, व्यापारी आते हैं, कारीगर आते हैं, इनका महत्व क्या है? बढ़ गया। अब जब इनका महत्व बढ़ा, क्योंकि हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? हम ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि
कैसे इन शहरों के विकास ने, कैसे जब व्यापारियों का महत्व बढ़ा, कारीगरों का महत्व बढ़ा, जो कृषक थे इनकी इनकम में वृद्धि हुई, कैसे जब इनका महत्व बढ़ता है और इनके महत्व के बढ़ने से कैसे ये जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है, यानी ये कैसे जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण बनता है, इसी का आंसर इसमें ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि व्यापार और इन सिक्कों के प्रचलन से, व्यापार और सिक्कों के प्रचलन ने, सिक्कों के इस्तेमाल ने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया। और व्यापार और वाणिज्य को जब सुविधाजनक बना दिया, इससे किसका महत्व बढ़ा? वैश्य का महत्व बढ़ा। क्यों? क्योंकि व्यापार, वैश्य में कौन आता है? कृषक आते हैं, व्यापारी आते हैं और कारीगर आते हैं। तो जब वैश्य किसके ऊपर डिपेंड है? वैश्य में कौन आते हैं? कृषक आते हैं, व्यापारी आते हैं, कारीगर। और किसके ऊपर निर्भर है? व्यापार के ऊपर निर्भर है। तो जब व्यापार और वाणिज्य के ऊपर निर्भर है, तो जब व्यापार और वाणिज्य सुविधाजनक होगा, तो जब सुविधाजनक होगा तो उससे इनकी जो महत्व है, इन वैश्य की यानी कृषक की, मजदूर, कृषक की, व्यापारियों की और कारीगरों की, इनकी महत्व क्या है? बढ़ेगी। जब इनकी महत्व बढ़ी तो ब्राह्मणवादी समाज में वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बाद तीसरे पायदान पे था। ये पॉइंट हमने पहले क्लियर किया। जाहिर है उन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी। अभी जो तीसरा वर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि समाज में क्या समस्या थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते थे और ब्राह्मण और क्षत्रियों को कर का भुगतान भी नहीं करना पड़ता था। कर का भुगतान कौन करता था? तीसरा वर्ग करता था, वैश्य करता था। इसमें कृषक, व्यापारी और कारीगर आते हैं। तो जब ब्राह्मणवादी समाज में जो तीसरे पायदान पे वैश्य है, जाहिर है उन्हें एक ऐसे, ये जो तीसरा वर्ड है वैश्य, इसमें कृषक, व्यापारी, कारीगर आ रहे हैं, जिनका महत्व ब्राह्मण और क्षत्रियों की तुलना में कम है। वैश्य जिसमें कृषक, कारीगर और व्यापारी आ रहे हैं, जिनका महत्व ब्राह्मण और क्षत्रियों की तुलना में कम है। अब जब व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई और इनका जब महत्व बढ़ा, यानी कृषकों का, व्यापारियों का, कारीगरों का, तो अब इन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी, यानी वैश्य को, यानी कृषकों को, व्यापारियों को, कारीगरों को एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जिससे उनकी स्थिति क्या हो? सुधरे। इन तीसरे वर्ड की, यानी तीसरे वर्ड में कौन है? कृषक है, व्यापारी है और कारीगर। इन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जिससे इनकी स्थिति में क्या है? सुधार आए, जिससे इनका जो सामाजिक स्तर है उसमें क्या हो? वृद्धि हो, इनके सामाजिक स्थिति में क्या है? सुधार आए। क्षत्रियों के अलावा, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, यह जो तीसरा वर्ड है, जब व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है तो तीसरे वर्ड का महत्व बढ़ता है, यानी कृषकों का, व्यापारियों का और कारीगर का महत्व बढ़ता है। इसलिए इन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी, जिससे उनकी स्थिति में क्या है? सुधार आए। क्षत्रियों के अलावा वैश्य ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों को अपार समर्थन प्रदान किया। यही कारण है कि इस तीसरे वर्ण ने यानी कृषक ने, व्यापारियों ने, कारीगरों ने महावीर और गौतम बुद्ध यानी जैन और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि जो तीसरा वर्ण है वो ब्राह्मण और क्षत्रियों से क्या था? ब्राह्मण और क्षत्रियों के कारण उसका जो सामाजिक स्तर था वो क्या था? नीचे बना हुआ था। तीसरे वर्ग की जो स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितना ब्राह्मणों का था। और क्या था? समाज में स्थिति इतनी बढ़िया ब्राह्मणों की थी और क्षत्रियों की थी, उतनी स्थिति इस तीसरे वर्ग यानी वैश्य यानी कृषकों की, व्यापारियों की, मजदूर, कारीगरों की नहीं थी। यही कारण था कि इन्होंने एक ऐसे धर्म की तलाश थी जिससे इनकी सामाजिक स्थिति सुधरे। और यही कारण है कि इन लोगों ने, यानी कृषकों ने, व्यापारियों ने, कारीगरों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, यानी महावीर और गौतम बुद्ध को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। जैसे इलेक्शन होता है हर 5 साल में, तो आप देखते हैं कि जब जनता एक सरकार से उब जाती है, जैसे कांग्रेस से जब अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो 2014 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। तो क्यों? क्योंकि जनता जो थी कांग्रेस से क्या थी? ऊब गई थी। तो जनता कांग्रेस से परेशान हो गई थी। इसलिए अब उसे एक ऐसे लीडर की तलाश थी जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो उनकी समस्याओं को समझ सके। तो ये यहाँ पे भी है, जो तीसरा वर्ड है जिसमें कृषक है, व्यापारी है, कारीगर है, ये ब्राह्मणों के धर्म से क्या है? परेशान है, ब्राह्मणों के धर्म से परेशान है। और इनके कारण, ब्राह्मणों के कारण इनकी जो स्थिति है वो समाज में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
और जब व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुआ तो कृषक, कारीगर और व्यापारियों का जो वैश्य के अंतर्गत है इनका महत्व बढ़ा। इसलिए अब इन्हें एक ऐसी धर्म की तलाश है जिससे इनकी सामाजिक स्थिति में क्या है, सुधार आए। इसलिए इन लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। व्यापारियों ने जिन्हें सेठी कहा जाता है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को सुंदर उपहार दिए। व्यापारियों ने जिन्हें सेठी कहा जाता है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को सुंदर उपहार दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्टर, दैट इज अ बुलेट पॉइंट। व्यापारियों ने जिन्हें सेठी कहा जाता है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को सुंदर उपहार दिए। इसके कई कारण थे। व्यापारियों ने जो गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को सुंदर उपहार दिए, इसके कई कारण थे। क्या क्या? सबसे पहले प्रारंभिक चरण में जैन और बौद्ध धर्म ने विद्यमान वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। इसका जो व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को सुंदर उपहार दिया, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पहले के कारण यह है क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित नहीं माना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित ना मान करके कर्म पर आधारित माना। जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित नहीं होना चाहिए, वो किस पे होना चाहिए? कर्म पर आधारित होना चाहिए। कर्म आप निर्धारित करेगा कि आप किस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो एक कारण ये था क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म ने विद्यमान वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा का उपदेश दिया जिससे विभिन्न राज्यों के बीच युद्ध का अंत होने के फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिले। तो दूसरा, जो व्यापारी हैं ये जैन और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर समर्थन या बड़े पैमाने पर उपहार क्यों दे रहे हैं? तो उसमें दूसरा कारण क्या है कि जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। अहिंसा का रास्ता जब समाज में शांति बनी रहेगी, जब राज्य में, क्षेत्र में शांति बनी रहेगी तो इससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। और जब शांति नहीं रहेगी, जब राज्य युद्ध में उलझा रहेगा तो व्यापार में क्या आएगी? कमी आएगी। जैसा आज आप देख सकते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच आप एक युद्ध देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के कारण पूरे विश्व के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। बस जो कीमतें हैं, महंगाई है, वो क्या है? जो कीमतें हैं, महंगाई हो, इसमें क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। यानी जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसका प्रभाव, इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको पूरे विश्व के स्तर, वैश्विक स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है। कीमतें जो दिन प्रतिदिन की वस्तुओं, जो डेली वस्तुएं आप यूटिलाइज करते, उपयोग करते हैं, उनकी कीमतों में क्या आ रही है? वृद्धि आ रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? युद्ध का होना। तो जब अब उस रूस और यूक्रेन के बीच अगर देखें तो इससे वहां की व्यापारिक जो आर्थिक मूवमेंट है उस पर इसका क्या पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने भी महाभारत के अंदर यही समझाने का प्रयास किया है। वो द्वारका क्यों जाते हैं? तो द्वारका जाने के पीछे का उनका रीजन क्या है? मथुरा से द्वारका जाने के पीछे का उनका रीजन क्या है? वो शांति चाहते हैं, और उस शांति के लिए वो मथुरा से कहाँ जाते हैं? द्वारका जाते हैं। वो युद्ध नहीं करना चाहते ताकि शांति, और वो कहते हैं कि शांति क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें किसी देश को आगे जाना है तो उससे वो शांति के रास्ते पे ही आगे जा सकता है। क्योंकि जब एक राज्य के अंदर लोग आपस में लड़ेंगे, युद्ध का माहौल बना रहेगा, तो वहां पे जो व्यापार है, वो व्यापार वाणिज्य, इसमें वृद्धि नहीं होगी। तो वहां का देश जो है, जब शांति नहीं रहेगा, तो जब व्यापार और वाणिज्य में कमी आएगी तो धीरे धीरे उस देश का, उस राज्य का पतन होने लगेगा। तो शांति एक क्या पॉइंट था कि गौतम और जैन और बौद्ध धर्म क्या कह रहा है? अहिंसा का रास्ता अपना रहा है। इससे जब राज्यों में शांति बनी रहेगी, जब युद्ध नहीं होगा, तो जब विभिन्न राज्यों के बीच युद्ध का अंत हो जाएगा, तो फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। एक कारण हो गया। तीसरा, दोनों पॉइंट बुलेट पॉइंट है, आप इसको हाईलाइट करें। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये जानने जा रहे हैं कि व्यापारियों ने जैन और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर समर्थन क्यों दिया और बड़े पैमाने पर उपहार क्यों दिया? तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है ब्राह्मणवादी ग्रंथों, जिसे धर्मसूत्र कहा जाता है। ब्राह्मणवादी ग्रंथों, जिसे धर्मसूत्र कहा जाता है, ने ब्याज पर धन उधार देने और ब्याज पर जीने वाले लोगों की निंदा की। तीसरा, ब्राह्मणवादी ग्रंथों, जिसे धर्मसूत्र कहा जाता था,
ब्राह्मणवादी ग्रंथों, जिसे धर्मसूत्र कहा जाता था, ने ब्याज पर धन उधार देने और ब्याज पर जीने वाले लोगों की निंदा की। इसलिए वैश्य जो बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे, इसलिए वैश्य यानी व्यापारी जो बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे को कम महत्व मिला, जबकि वे एक बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए प्रयास कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तीसरा का, जैन व्यापारियों के द्वारा जैन और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर समर्थन देना, बड़े पैमाने पर उपहार देने के पीछे का एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है, ध्यान से आप सुनिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्टर, दैट इज द बुलेट पॉइंट। तीसरा है ब्राह्मणवादी ग्रंथों जिसे धर्मसूत्र कहा जाता था, ने ब्याज पर धन उधार देने और ब्याज पर जीने वाले लोगों की निंदा की। इसलिए वैश्य जो बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे, इसलिए वैश्य यानी जो व्यापारी बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे को कम महत्व मिला। यानी इनका महत्व क्या था, कम हुआ, इनको कम महत्व मिला। ये जो व्यापारी हैं जो बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे को कम महत्व मिला, जबकि वे एक बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण था जिस कारण से जैन और बौद्ध धर्म को व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर समर्थन दिया, बड़े पैमाने पर उनको उपहार दिया। तो इस प्रकार जैन और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया की, जिससे जो सामाजिक स्तर है, जो ब्राह्मणों के द्वारा कुछ ऐसे प्रथाएं, जैसे बलिदान प्रथा थी एक, जिससे कृषि के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, और जिस कारण से ब्राह्मणों की प्रथा के कारण जैसे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। ब्राह्मणों के कुछ नियम रूल्स ऐसे थे जिस कारण से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था, जिससे तीसरा वर्ण जो व्यापारी वर्ण है वो काफ़ी परेशान था और वो एक बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए प्रयास कर रहा था। इसलिए उसने जो है जैन और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया और बड़े पैमाने पर उसको उपहार भी दिया। आई होप दैट की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।